हाय गाइस, वेलकम टू के ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग और यूनिक के ड्रामा देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। ये कहानी है हेसोंग के बारे में, जो कि ना ही एक डेड बॉडी है और ना ही एक ह्यूमन है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसा हो गया, तो चलिए पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जुंगवू को, जो एक कब्र के सामने खड़ी है और अपनी पुरानी यादों को याद कर रही है। वो बोलती है उस पे लगी हुई हेसोंग की फोटो देख के कि तुम्हें याद है तुमने ये फोटो कब ली थी। और तभी हम फ्लैशबैक पर जाते हैं जहाँ पे एक लड़का अपने बालों को कस के पकड़े दौड़ रहा है। वो दौड़ के पहुँचता है जुंगवू के पास, जो ये टीनेजर में हुआ करती थी। वो उसके बाल सही करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें होश नहीं है, आज हमारी ग्रेजुएशन फोटो क्लिक करनी है, तुम ऐसे क्यों बन के आए हो। क्योंकि उसने ऊपर से तो शर्ट पहनी होती है पर नीचे से ट्राउजर्स नहीं पहने होते हैं। वो बोलता है वैसे भी फोटो में तो सिर्फ मेरी सिर ही दिखाई देगा ना, नीचे की बॉडी थोड़ी दिखाई देगी। वो उसे नीचे झुकने को कहती है और उसके बाल संभालने लगती है, मानो उसके क्लोज होने पर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी थोड़े स्टूडेंट्स आकर उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम दोनों जिस तरह से खड़े हो ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स रेटेड मूवी चालू हो रखी है। इतने में ही हेसोंग को बुला लेते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, पर वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि वो हंस ही नहीं रहा होता है। कैमरामैन उसे बार बार हंसने को बोलता है पर उसकी हंसी ही नहीं निकल रही होती है। तभी जुंगवू सामने से अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जो कि हेसोंग को बहुत फनी लगती है और उसकी हंसी छूट पड़ती है। इस तरह से इसकी ग्रेजुएशन फोटो ली गई थी, जो अब इसकी कब्र पे लगी है। जुंगवू अकेले बैठकर बातें करती है और पुराने टाइम के बारे में सोचती है, जब यहाँ पे वो हेसोंग के साथ बैठा करती थी और कहा करती थी कि उसे 5 बच्चे चाहिए और उन 5 बच्चों को पालने के लिए हेसोंग को काफ़ी ज़्यादा मदद करनी होगी। हेसोंग उसे बोला करता था कि तू काफ़ी ज़्यादा लस्ट से भरी हुई है, ऐसा नहीं बोलते हैं। और बस उसी की यादों के साथ वो वापस सेओल जाने के लिए बस पे बैठने लग जाती है। तभी आसमान पे उसे एक लाइटनिंग दिखाई देती है। वो लाइटनिंग जाते जाते एक स्कूल के पास जाती है और सारे के सारे बच्चे विंडोज से बाहर आके उस लाइटनिंग को देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि उसी के छत पे एक लड़का सो रखा है। जैसे ही वो उठता है, ये तो हेसोंग होता है। क्या हम अभी भी फ्लैशबैक पे हैं या फिर हेसोंग अभी भी जिंदा है? इतने में ही दूसरे स्टूडेंट्स भी उस छत पे आ जाते हैं और हेसोंग को देखकर बोलने लगते हैं कि तुमने हमारे स्कूल की ड्रेस क्यों पहनी है। हेसोंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये तो उसके फ्रेंड्स हैं नहीं। वो नीचे जाकर देखता है, लोग अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, ड्रेसेस अलग होती है और क्लासरूम्स भी अजीब दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने क्लासरूम पे घुस के जुंगवू का नाम लेता है, वहाँ पे जुंगवू होती ही नहीं है, बल्कि कोई और बच्चे बैठे होते हैं। वहाँ के क्लास टीचर से वो पूछता है, पर तब तक उसका क्लास टीचर उसे टोकते हुए कहता है कि तुम 20 साल पुरानी ड्रेस पहन के क्यों आ गई हो, ये ड्रेस तो कब का बंद हो चुकी है, जाओ और जाके नई ड्रेस पहन के आना। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। वो बाहर आता है और देखता है डेट की तरफ, तो डेट होती है जून 14, 2017। मतलब हम फ्लैशबैक पे नहीं है। वो मन ही मन बोलता है कि ये 2017 क्यों है, ये 2005 क्यों नहीं है। तो इस हिसाब से हेसोंग को 31 ईयर्स का होना चाहिए, पर वो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा होता है। उसको एकदम से अपनी दादी माँ और भाई बहनों की याद आती है। वो भागता हुआ जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में बस से देखती है जुंगवू, और जुंगवू को सच में लगता है कि हेसोंग ही है वो उसको देखने के चक्कर में बस से भी उतर जाती है और जैसे ही वो उसे देखने जा रही होती है, उसके सामने से ट्रेन जाती है, पर वो फिर भी देख सकती है कि किसी के पैर ट्रेन के नीचे से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ट्रेन पूरी गुजर जाती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो खुद ही से सोचती है कि आखिर एक मरा हुआ इंसान मेरे सामने कैसे आ सकता है, मैं बिल्कुल पागल हूँ। वो अपने हैंडबैग को देख रही होती है, पर उसका हैंडबैग टूट के उस बस में ही रह गया होता है और उसके हाथ में केवल पट्टी ही बची रखी होती है। यहाँ पे हेसोंग फाइनली अपने घर पहुँचता है, पर उसे उसके घर के सामने वो चीज़ें दिखाई देती है जो उसकी है ही नहीं। उसको काफ़ी घबराहट हो रही होती है। जैसे ही वो अंदर जाके अपनी नानी दादी माँ को बुलाता है, वहाँ पे उसकी दादी माँ और उसके भाई बहन उसे बैठे हुए दिखाई देते हैं, पर थोड़ी ही देर में पता चलता है कि वो तो वहाँ पे बैठे हैं ही नहीं, वो एक खाली टेबल है। जैसे ही वो फोटोग्राफ की तरफ देखता है, वहाँ उसकी फैमिली की जगह किसी और फैमिली की फोटोग्राफ होती है। वो बाहर जाता है और इतने में उस
घर का असली ओनर आ जाता है। वो उससे बार बार पूछता है कि क्या तुमने मेरी दादी माँ को देखा, पर वो तो हे सॉन्ग को चोर समझ के मारने लगता है। हे सॉन्ग काफ़ी मना करता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, पर वो आदमी उसकी बात सुनता ही नहीं, वो उसे बहुत मारने लगता है। तभी हे सॉन्ग उसे हल्का सा धक्का मारता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। मानो हे सॉन्ग के हाथों में एक अजीब सी पावर आ चुकी है, जितने पे वो उसको बताने ही वाला होता है कि वो आदमी उसके सर पे डंडा मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में वो उठता है हॉस्पिटल में और उसके सर पे काफ़ी बड़ा निशान होता है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी आते हैं और बोलते हैं कि भले ही तुमने उस घर में पहले चोरी नहीं की, पर किसी के घर में बिना इजाज़त के घुसना भी एक क्राइम ही होता है। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो उसे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो हे सॉन्ग उसे डेट ऑफ बर्थ बताता है जून 14, 1987। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये मजाक कर रहा है। वो उससे दोबारा से पूछते हुए कहता है कि मैं खुद 1990 पे पैदा हुआ था और तुम 1987 पे पैदा होने के बाद इतने यंग कैसे लग सकते हो? सच में अपनी रियल एज बताओ मुझको। वो फिर भी यही डेट ऑफ बर्थ बताकर अपनी एज बताता है। पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आता है, वो उससे पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। पुलिस स्टेशन में वो फिर से उसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो हे सॉन्ग तो अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ ही बता रहा होता है, जून 14, 1987। पर पुलिस ऑफिसर को बिलीव नहीं होता। वो अपने डाटाबेस पे चेक कर रहा होता है कि सच में हे सॉन्ग की प्रोफाइल उसे मिलती है। उस पे वही डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है जो हे सॉन्ग बता रहा होता है, जून 14, 1987। पर वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि वो जून 14, 2005 में मर चुका है। पुलिस ऑफिसर की तो मानो हालत ही खराब हो जाती है कि क्या उसके सामने कोई भूत बैठ रखा है। वो बोलता है तुम इधर ही रुको और मैं थोड़ी देर पे आता हूँ। वो जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे ऑफिसर हो बैंग मिलता है। वो उसको ये बात बताता है और हो बैंग भी काफ़ी ज़्यादा हंसता है इस बात में कि ये कैसी स्टूपिड बात है, कोई मर चुका है डाटाबेस पे तो वो तुम्हारे सामने कैसा बैठा हो सकता है। वहीं वॉशरूम में हे सॉन्ग अपना फेस वॉश करता है और अपने बाल उठा के देखता है तो वो घाव बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुका होता है, जबकि उस पे 8 टाके लगे होते हैं। फिर भी वो घाव इतनी इजीली गायब कैसे हो सकता है? इतने में हो बैंग भी उस वॉशरूम पे आता है और हे सॉन्ग को देखकर बहुत हक्का पक्का रह जाता है कि ये यहाँ पे कैसे। दरअसल हो बैंग हे सॉन्ग का हाई स्कूल फ्रेंड है। वो उसे दूर रहने को कहता है और कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके सामने हे सॉन्ग नहीं उसका भूत खड़ा है। बड़ी मुश्किल से वो हो संभालता है और हे सॉन्ग कुछ खा रहा होता है। तभी हो बैंग पूछता है क्या तुम सच में जिंदा हो? वो उसे टच कर रहा होता है। हे सॉन्ग हो बैंग ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें याद है जिस दिन तुम मरे थे उस दिन क्या हुआ था, यानी जून 14, 2005 को क्या हुआ था। फिर से हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और दिखाया जाता है कि उस दिन सुबह हे सॉन्ग कुक कर रहा होता है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे होता है। वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, पर वहाँ पे उसका भाई योंगजू नहीं होता। उसकी दादी माँ की बातों से पता चलता है कि योंगजू आजकल काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। वो कल रात को भी लेट आया था और आज सुबह भी जल्दी स्कूल चला गया है पढ़ने के लिए। योंगजू सारे ही भाई बहनों में सबसे ज़्यादा होशियार है और हे सॉन्ग चाहता है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने। जुनवू भी बाहर उसे लेने आती है और वो जुंगवू के साथ स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाने पर वो फिर से देखता है कि जुंगवू किसी एक लड़के से बात कर रही है। हे बॉन्ग आके वहाँ पे उसको बताता है कि ये लड़का जुंगवू के साथ उसकी आर्ट अकेडमी पे जाता है। लगता है ये जुंगवू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पे हे सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो उस लड़के को धक्का तक मार देता है। ये बोलता है कि तुम अगर आर्ट अकेडमी पे हो तो सिर्फ आर्ट पे ध्यान दो, किसी और चीज़ पे नहीं। जुंगवू से भी वो काफ़ी उखड़ के बात करता है और फिर अपने भाई योंजू को ढूंढने चला जाता है। योंजू का क्लासमेट उसे बताता है कि वो तो मेडिकल रूम पे बैठा हुआ है। जब नीचे जाके हे सॉन्ग देखता है तो योंगजू को बहुत बुरी तरह से किसी ने पीटा होता है। ये सॉन्ग उससे बार बार पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें किसने पीटा, पर वो नहीं बता रहा होता है। बड़ी मुश्किल से वो कन्विंस होकर बताता है कि मुझे मारा गया है क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है। हाँ, मैंने तेरी वजह से मार खाई है। ये सॉन्ग को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तभी वो जाकर ग्योन चॉल नाम के लड़के को पीटने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया। योंगचॉल तभी बोलता है कि मैंने सुना है तो स्कूल का सबसे ज़्यादा
ताकतवर आदमी है। मैंने तुझे बार बार बुलाया मुझसे फाइट करने के लिए, पर तूने मुझसे फाइट नहीं की, इसलिए मैंने तेरे भाई को मारा, क्योंकि मुझे पता था तू अपने भाई को मार खाते हुए देखेगा तो तू ज़रूर मुझसे लड़ाई करने आएगा। और तू इतना ज़्यादा क्यों उछल रहा है? मैंने तो सुना है कि वो तेरा सगा भाई है भी नहीं। ये सुन हेसोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलता है कि आज मैं तेरा मर्डर करके ही रहूँगा। पर बड़ी मुश्किल से दूसरे दो लड़के उसे बाहर लेकर जाते हैं। शाम होती है और हेसोंग पार्ट टाइम जॉब पे जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते पे याद आता है कि क्यों ना वो जुंगवू के लिए कोई हेयर क्लिप लेकर जाए। वो अपने पार्ट टाइम जॉब के सर से बोलता है कि आज मैं छुट्टी लूँगा क्योंकि मेरा कुछ फैमिली मैटर आ गया है। और तभी जुंगवू को कॉल करके बताता है कि वो जल्द ही घर पहुँच जाएगा। जुंगवू और उसके साथ उसके भाई बहन उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली होती है उनको सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में। तो जुंगवू बोलती है कि मेरा जो पर्स है वो रह गया है स्कूल में, हमारा स्कूल तेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है, तो प्लीज़ क्या तू मेरा पर्स लेते हुए आ सकता है? और यहाँ पे हेसोंग मान भी जाता है। पर जब हेसोंग घुसता है उस रूम पे जिस रूम पे जुंगवू का पर्स है, उसको किसी का पैर फील होता है। जैसे वो पीछे पलट कर देखता है तो ये तो ग्योनचॉल ही होता है, वो लड़का जिसको सुबह इसने पीटा था और मारने की धमकी दी थी। उसका खून सर से बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। वो उसको बड़ी मुश्किल से बैठाता है और बोलता है कि प्लीज़ थोड़ी देर रुके रहना, मैं जल्द ही एम्बुलेंस को कॉल करके आता हूँ। और वो फटाफट में अपनी साइकिल पे मदद लेने के लिए जा ही रहा होता है कि एक कार से वो टकरा जाता है और बिल्कुल हवा में उछल जाता है। यहाँ पे उसकी फैमिली और जुंगवू उसका इंतज़ार कर रहे हैं और सडनली हवा से दरवाज़ा खुलता है। वो लोग सोचते हैं कि हेसोंग आया है, पर हेसोंग तो दरवाजे पे होता ही नहीं है, जबकि दरवाजे पे कोई भी नहीं होता है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और जुंगवू खुद से बोल रही होती है कि शायद वो जो दरवाज़ा खुला था वो हवा से नहीं, वो शायद तुमने ही खोला था हेसोंग। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।